अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, ईद गुजर गई, रमज़ान में तो दहशत गर्दी अफरा तफरी मुल्क के 2 सूबों में नजर आई। इस दौरान इस अहम इशू पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ। अब खबरें यह हैं कि हुकूमत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा रखती है, जबकि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर चुकी है। इमरान खान की तो ये ईद भी जेल में गुजरी। आखिर कब तक वो जेल से बाहर आ सकते हैं? तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयां कब खत्म होंगी? नवाज शरीफ सियासत से हटकर कौमी विरसे की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने सर ही क्यों ले रहे हैं? क्या यकजान दो कालिब का नारा लगाने वाले वजीर आजम 5 साल मुद्दत पूरी कर सकेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। बड़ा खुसूसी पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ जो मेहमान इस प्रोग्राम में शरीक हैं उसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब, रऊफ क्लासरा साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, इसार राना साहब, मुबशर लुकमान साहब, मुनीफ फारूक साहब, गरीदा फारूकी साहिबा और समीना पाशा साहिबा। तमाम जाने माने नाम हैं, बड़े नाम हैं सहाफ़त से जुड़े हुए। इन सबसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ये प्रोग्राम 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। इसका एक हिस्सा आप आज देख पाएंगे और दूसरा हिस्सा जो है वो जो खुसूसी इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा वो आप हमारे कल के प्रोग्राम में देख सकेंगे। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो पहला सवाल अपने पैनलिस्ट के सामने रखते हैं। और पहला सवाल यह है कि रमज़ान में हमने दहशत गर्दी देखी, अफरा तफरी देखी। मुल्क के 2 सूबों के अंदर हमें ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है यहाँ पे नजर आई, बल्कि कुछ अजला के अंदर कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया। तो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी बुलाया गया, जिसमें ब्रीफ किया गया तमाम सियासतदानों को। दहशत गर्दी जो है वैसे तो वो काफ़ी हद तक अब थम भी गई है, लेकिन क्या ईद के बाद मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है क्या उसमें बेहतरी आएगी या नहीं आएगी? सबसे पहले शामी साहब, मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहूँगा। देखिए, तवक्को भी यही करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि सूरत हाल में बेहतरी आए और दहशत गर्दी का हम सामना करने के काबिल हो जाएं, दहशत गर्दों के दांत खट्टे कर दें और पाकिस्तान में कुछ अमन आए, कुछ सुकून आए, कुछ चैन आए। अब नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी क्या राय है सर? ये जारी बात है, इस पर कोशिशें तो की जा रही हैं कि तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो इन जमातों को इकट्ठा किया जाए और एक बयानिया जो है डेवलप किया जाए। किस तरह देख रहे हैं ईद के बाद की सिचुएशन को? देखिए, बुनियादी मसला तो ये है कि मेरे ख्याल में जो इस वक्त मुल्क के अंदर दहशत गर्दी की लहर है, इस पर पूरी कौम को, तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसू होने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से पार्लिमानी कमेटी के इजलास के हवाले से भी अगर एक सियासी जमात ने शिरकत नहीं की तो मैं समझता हूँ कि एक गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है, क्योंकि दहशत गर्दी जो है वो पूरे मुल्क के लिए चैलेंज है और पाकिस्तान साहब का है। अगर हम ऐसे इश्यूज़ के ऊपर भी नंबर स्कोरिंग शुरू कर दें और हम ये देखें कि हमें इससे पॉलिटिकल क्या माइलेज मिल सकती है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम कितने नॉन सीरियस हैं इन हवालों से। लेकिन ये है कि इस वक्त की हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, तमाम स्टेक होल्डर्स कम से कम इस बात को तो तय कर चुके हैं कि दहशत गर्दी से हमने हर हाल में निपटना है। ईद के बाद आप देखिएगा कि सिलेक्टिव जो ऑपरेशंस हैं उसमें भी तेज़ी आएगी और ख़ास तौर पे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क के ज़रिए उन तमाम ग्रोहों को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी कि जो इस वक्त रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो बंदूक उठाए हुए हैं। क्योंकि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, अगर आप बलूचिस्तान की बात करें, तो इन इलाकों में एक बड़ा चैलेंज है। गैर मुल्की क़ुव्वतें वो जो हैं वो इस वक्त बरसर पैकार हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। फिर जिस तरीके से बाहर से लोगों को यहाँ सपोर्ट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ इस पे पूरी कौम को अपनी अफवाज के साथ, अपनी सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए और दहशत गर्दी के ख़ात्मे के साथ ही आप मुल्क की तरक्की और मुल्क की मैशत को बेहतर कर सकते हैं। इंडीड, बिल्कुल आपने बात दुरुस्त कही। मुनीफ फारूक साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। मलिक साहब तो ये फरमा रहे हैं कि जारी बात है, नो मैटर व्हाट हैपन्स तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, लेकिन क्या ये हो पाएगा? ईद के बाद आप देखते हैं ये मुमकिन है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। इस वक्त तो अगर आप देखें तो एक लो स्केल वॉर के ऊपर तो पाकिस्तान है। आप दोनों साइड्स पर देख लें और दोनों बॉर्डर्स आपके अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की साइड को देखें, वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। और बलूचिस्तान के अंदर तो हमने एक बड़ा मेजर अटैक देखा रमज़ान के अंदर जो जाफ़र एक्सप्रेस का हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि वो न्यूट्रलाइज पाकिस्तान की फोर्सेस ने कर लिया। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि इस दहशत गर्दी में कमी आएगी फ़ौरी तौर पर, ये मुश्किल है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को हुकूमत तो मानती नहीं है, लेकिन एक फुल ब्लोन मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली अगेंस्ट BLA। शायद आपको एरियल स्ट्राइक्स भी करनी पड़ें। ये वो चीज़ें हैं जो शायद सामने नहीं आती या इनका कोई जिक्र नहीं करता या हुकूमत एक्नॉलेज नहीं करती, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो आगे जाकर हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें इस तरफ इंडिकेट भी करेंगी और मामला वहीं जाएगा।
ये पोस्ट ईद आपने अच्छा एनालिसिस दिया कि एयर स्ट्राइक्स भी जो है वो करना पड़ सकती हैं, और जाहिर बात है इसके लिए एक पॉलिटिकल विल जो है वो बहुत ज़रूरी है। सार राना साहब, हमने देखा कि जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी थी उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका बॉयकॉट किया था, लेकिन अब दोबारा ये कोशिशें की जा रही हैं कि बिलावल भुट्टो के ज़रिए सालसी करवाई जाए और सब जमातों को इकट्ठा किया जाए। ये बताइए क्या ये मुमकिन होगा, और ईद के बाद जो है क्या हम देख सकते हैं कि दहशतगर्दी के जो मसाइल हैं इसमें कुछ कमी आना शुरू होगी? अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले तो दुआ यही करूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की सलामती रखे, और ये दहशतगर्दी की जो नई लहर आई है, अल्लाह ताला हमारे इदारों को वो सलाहियत दे के हम इस पर काबू पा सकें। लेकिन बतौर सहाफ़ी मुझे नहीं लगता कि ये सिलसिला कोई अभी थमने जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो हमने एक नया महाज खोल दिया है वो एक लंबे अरसे के लिए एक महाज हम खोलने जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम किसी मतलब कमी आ जाएगी। अल्लाह करे हमारी फ़तह हो, और इंशाल्लाह हमारी फ़तह होगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक नया मुहाज खुल गया है और उसमें एक अरसा चाहिए इस मुहाज के ऊपर फ़तह हासिल करने के लिए। फतह हासिल करने के लिए, ठीक है। मुबशर लुकमान साहब, आपकी क्या राय सर? जारी बात है हमारे मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार जो हैं वो डिफरेंट एंगल से सारी चीज़ को देख रहे हैं। आप पोस्ट ईद क्या प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि उम्मीद जो है, ना उम्मीदी जो है वो तो कुफर है, तो मैं तो कुफर का मुर्तकब नहीं होना चाहता। दूसरी बात यह है कि दहशतगर्दी में यकीनी तौर पे कमी आई है, और मैं आपको बताऊं कि अगर तो हमने हार्ड स्टांस ले लिया जिसका बताया जा रहा है, जिसका कहा जा रहा है, तो आर्मी ने जो मेरा ख्याल है कि बावर करवाया हमारी हुकूमती अरकान को कि 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह वो इसको ऑपरेशन क्लीन अप कर लेंगे, तो इस 3 महीने में बड़े मुर्गे फड़फड़ाएंगे, बड़ा कुछ होगा, लेकिन ऑन द होल आई थिंक कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इसके ऊपर काबू पा लेगा। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है और पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, हमारी FC है, हमारी रेंजर्स हैं, ये इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और इस दहशतगर्दी का खात्मा कर लेंगे। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मुबशर साहब, ये 3 महीने का जो आपने टाइम पीरियड दिया है। समीना पाशा साहब, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? ईद के बाद आप देख रही हैं कि दहशतगर्दी की ये जो एक मुसीबत है इससे हमारी जान छूटेगी? देखिए, ये दुआ तो हमारी सबकी एज़ पाकिस्तानी यही है, ज़ाहिर है कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो, और इंशाल्लाह दुआ भी है, कोशिश भी है कि ज़रूर इस पे हो। लेकिन इसके लिए जो अमली इक़दामात हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो फिर अगेन पॉलिटिकल इत्तफ़ाक़ राय है, और उसकी तरफ इस हुकूमत की कोई संजीदगी हमें उस तरह से नज़र नहीं आती। कोई इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की बजाय मुसलसल दर्जा हरारत को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो जब आप जो मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है उसको जेल में रखें, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करें, लोग उठाए जा रहे हों, और ऐसी सूरत में आप उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपके साथ आएँ और आपकी हर हाँ में हाँ मिलाएँ, आपके फ़ैसलों को सपोर्ट करें, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई आप कह नहीं सकते कि ये कोई हकीकत पसंदाना हिकमत अमली है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस लेवल की हमें सीरियस एफर्ट ही नज़र नहीं आ रही कि जो उन्होंने कोई इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए की हो। और बग़ैर इत्तफ़ाक़ राय के, बग़ैर अवामी सपोर्ट के, बग़ैर पॉलिटिकल सपोर्ट के अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी सिचुएशन के किसी हल की तरफ जाएंगे तो वो खासा मुश्किल नज़र आता है। पॉलिटिकल विल की बड़ी अशद ज़रूरत है, उसके बगैर कोई बड़ा ऑपरेशन हो नहीं सकता। क्लासरो साहब, ये तो जाहिर बात है आप एक एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं, आपने ख़ुद भी माजी में देखा हमारे यहाँ पे जब मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन ज़रबैज़ की बात करें या दीगर ऑपरेशन की बात करें, इसके पीछे पॉलिटिकल विल बड़ी ज़रूरी होती है। अगर वो पॉलिटिकल विल मिल जाती है तो आपको लगता है कि हम पोस्ट ईद जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट देख सकते हैं? मैं समझता हूँ जो हमारी प्रीवियस इस्टेब्लिशमेंट ने, जो जनरल ये बाजवा साहब के इस्टेब्लिशमेंट थे, उन्होंने जो उस वक्त एक फ़ैसला किया था, जनरल फैज़ भी थे, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जिसको बाद में वो जस्टिफाई और डिफेंड करते रहे, लेकिन बाद में सारी PTI मुकर गए उससे अल्हम्दुलिल्लाह कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो जनरल बाजवा साहब कर रहे थे, तो फलाने साहब कर रहे थे। तो वो जो तालिबान को लेकर आए थे, ये 35 से 40 हज़ार तालिबान लाए गए थे, इससे ज़्यादा कोई हमाकत क्या हो सकती है कि आप वो जिन लोगों के ख़िलाफ़ आप लड़ते रहे, हमारे फ़ौजियों ने जाने दी, सिपाहियों ने दी, आम आपके पख्तूनख्वा के शहरी बेचारे उन्होंने दी, पूरे मुल्क ने दी। 70-80 हज़ार बंदा मारा गया इस मुल्क में, जिन्होंने APS किया था बाकायदा
140 बच्चा इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया था, और वही उन्होंने अफ़गानिस्तान से बैठ के प्लान भी किया, एग्जीक्यूट भी किया। उन्हीं ही लोगों को अब दोबारा 2019, 20, 22 तक आप लाते रहे कि इनको सेटल कर रहे हैं, इनसे हमारी सुलह हो रही है, ये अब अच्छे लोग बन गए हैं। आपने बाढ़ काटी, बिलियंस ऑफ रुपीज़ से आपने अफ़गानिस्तान में बाढ़ लगाई थी, वो बाढ़ काट के आप इन तमाम इनको ये जो तालिबान थे उनको लय सवात माराकांड में आपने सेटल किया। और मुझे दुख यह है कि इसमें उस वक्त की पार्लियामेंट भी शामिल थी जिन्होंने इस मुल्क में 70-80 हज़ार बंदा मारा हो, उनको अब दोबारा सुलह सफाई करके बॉर्डर की तारें काट कूट के ले आएं। फिर इस मुल्क और कौम को गिला नहीं करना चाहिए, फिर पार्लियामेंट को रोला नहीं डालना, मीडिया को फिर रोना नहीं चाहिए। ठीक है जी भैया, फिर आपके भाइयों को गले लगे हैं, फिर मज़े करें, फिर वो कर रहे हैं, आपके सामने हैं, ऐलान कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं कि हाँ हमने किया है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेक। गरीदा फारूकी साहबा, क्लास्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आपकी क्या राय है? जाहिर बात है माजी की गलतियां तो मौजूद हैं, लेकिन अगर हम मुस्तकबिल को देखें, लगता है कि ईद के बाद जो है वो कुछ हालात में बेहतरी आएगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि ईद के बाद कुछ बेहतरी तो लाज़मन आएगी, बल्कि समझने से ज़्यादा इस पे आप तज्ज़िया क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको इल्हाम तो नहीं हो सकता या आपको कोई ख़बर तो नहीं आ सकती गैब से कि दहशतगर्दों का प्लान क्या है। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो अपने तौर पे बहुत बेहतरीन कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को सेफ़ एंड सिक्योर एंड स्टेबलाइज रखा जाए। तो तवक्को कर सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ईद के बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी आए। लेकिन इसमें आप एक चीज़ मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा कि ईद के बाद बजट की तैयारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी चंद दिन पहले IMF का एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ हो गया, कोई $2.5 अरब पाकिस्तान के हिस्से में जो है वो आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हुकूमत की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होगी कि मुल्क में मौशी इस्तेहकाम रहे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहे, अमन व अमान के हवाले से इस्तेहकाम रहे। तो उम्मीद की जा सकती है, तवक्को की जा सकती है कि ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आए, और जो हमने सानहाई जाफ़र एक्सप्रेस देखा, या हमने बन्नू में दहशतगर्द का हमला देखा, या हमने जो बाकी खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दीगर छोटे बड़े और हमले देखे। एक वक्त तो ऐसे भी आया कि 48 घंटों के अंदर कोई 60 के करीब छोटे बड़े अटैक्स हो गए सिर्फ 2 प्रोविंसेस के अंदर पाकिस्तान में। ये रमज़ान के दौरान ही हमने देखा। सो उम्मीद करते हैं कि वो सूरत हाल डेवलप ना हो। इंशाल्लाह। अब ज़ाहिर बात है कोशिश तो यही होगी कि ऐसी कोई सूरत हाल ना होगा। अब ज़रा कुछ सियासत के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। क्लास्टर साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग टेक दिया था कि माजी की गलतियाँ जो हैं वो जो हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, उसकी वजह से आज जो है ये सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं डेवलप होती हुई। क्लास्टर साहब, मैं आपसे ही अगला सवाल जो है वो मैं करना चाहूँगा कि इसी ऑपोजिशन ने, इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिल के जो है एक ऑपोजिशन अलायंस बना के ईद के बाद जो है वो एक एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान किया हुआ है, तो उसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन की बहुत बड़ा शो कर सकेगी। मैं रीडिंग आई में भी रॉन्ग, मैं यहाँ से बैठ के जो थोड़ी सी चीज़ें देखते रहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कभी भी उनकी सपोर्ट के बगैर इमरान खान साहब वो कोई बहुत बड़ा अपसेट नहीं कर सकते, हुकूमत को वो नहीं कर सकते, कोई तंग नहीं कर सकते, हुकूमत को घुटनों पे नहीं ला सकते। इमरान खान साहब के पास उस वक्त बड़ी सपोर्ट थी। 2014 में तहरुल कादरी साहब उनके साथ थे, उस वक्त के DGISI जो जनरल साहब थे वो उनके साथ थे। GHQ में रोज़ कहते थे खान साहब अंपायर की उंगली खड़ी हो जाएगी। जनरल रहील ने इनको बुला भी लिया था, इनको तहरुल कादरी साहब को, और इनको तहरुल कादरी साहब भी उनके साथ थे। बड़े मतलब डाई हार्ड वर्कर थे, बैटल रिंडन, मतलब वो कहते हैं ना जैसे बैटल हार्डन, वो लोग थे। उसके बावजूद वो एहतजाज से हुकूमतें नहीं बदल सके थे। इमरान खान साहब, तहरुल कादरी, DGISI या उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, ये हमारे सामने है। तो अब तो खान साहब के पास देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, ना उनको ISI से सपोर्ट है, ना GHQ से सपोर्ट है, ना उनको तहरुल कादरी साहब उनके पास हैं। तो एक ही बंदा वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो है उनका मौलाना फजल रहमान साहब। कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर खान साहब को लगता है वो मेरे साथ मिल जाएँ तो हम हवा की यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, मैस क्रिएट कर सकते हैं, कैटिक सिचुएशन हो सकती है और हुकूमत घुटनों पे आ जाएगी और हुकूमत डिसमिस हो जाएगी, नया इलेक्शन हो जाएंगे और मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा। क्या मौलाना साहब इस वक्त ये ख़तरा मूल लेंगे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने वर्कर को PTI के साथ खड़ा कर दें, आए जी लड़ते हैं, इकट्ठे लड़ते हैं, फॉर व्हाट पर्पज़? मतलब उसके लिए पर्पज़ होना चाहिए। सो मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की खातिर हुकूमत को दुश्मन बनाए। अच्छा, सबसे बढ़कर वो फ़ौज को दुश्मन बनाए, क्योंकि फ़ौज और इमरान खान साहब की लड़ाई चल रही है। वो क्यों बनाए भाई? उनको क्या मिलने वाला है? मौलाना साहब इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े बुरे तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने इनको 26वीं तरमीम पे इस्तेमाल किया।
अभी पार्लियामानी पार्टी का ये इजलास था जो नेशनल सिक्योरिटी पे, उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किया, इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने तल्लुकात ठीक बना लिए और पार्टी ये बैठ रहे, ये तो गए नहीं थे, अब वो फिर इनको इस्तेमाल करेंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब की वो वजारत आला के पीछे हैं जी, इनको हटाएं फिर हम बातचीत करते हैं, क्योंकि मौलाना और इनके अली अमीन गंडापुर साहब की बड़ी, आपको पता है कि खासी इनकी पुरानी सियासी दुश्मनी है। अब वो इनसे हटवाएंगे कि हटाएं जी फिर बात कर रहे, सो मौलाना साहब खान साहब को इस्तेमाल करेंगे, खान साहब के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे वो। अच्छा, तो इसीलिए आपको लग रहा है कि ये इत्तेहाद कोई आगे या बहुत बड़ा कुछ शो आपको फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। शामी साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग टेक है क्लासर साहब की, आपने भी जाहिर बात है माजी में बहुत सी ऐसी तहरीकों को कवर किया है बतौर जर्नलिस्ट, क्या देख रहे हैं, कोई बड़ा शो होगा अपोजिशन की जानिब से? देखिए, ऐलानात तो हो रहे हैं लेकिन अभी तक मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वह वजूद में नहीं आई। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब अभी तक किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं हुए। तो जब ये लोग शामिल हो जाएंगे तो उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से तहरीक चलती है, क्योंकि बेमकसद सड़कों पे निकल आना तो इन लोगों को गवारा नहीं होगा। तो इत्तफाक राय से फ़ैसले करना होंगे और मिल बैठकर फ़ैसले करना होंगे। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। अभी दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन अमली तौर पर कोई अभी वाज़ेह सूरत सामने नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो अपने अंदर बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशंस और एक दूसरे की लेग पुलिंग जो है वो भी नज़र आ रही है। मुनीफ फारूक साहब, आपकी क्या राय है सर? अब माजी के अंदर बड़ी अटैम्प्ट्स हुई हैं, पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद पे चढ़ाई भी हुई, अब एक और महाज जो है वो खोलने की कोशिश हो रही है, लगता है कोई सक्सेस मिलेगी अपोजिशन को? देखिए, बड़ा मुश्किल काम है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब और JUIFA के दरमियान मामलात एकदम हल हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स उनके एग्जिस्ट करते हैं और उनका प्रॉब्लम वो माजी की तलखियों से उसका ज़्यादा ताल्लुक़ है। अब अगर ये दोनों जमातें आपस में माजी को भुला कर आगे चलें तो वो एक बहुत बड़ा एजेंडा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब है वो मौजूद हैं और वो बैशिंग करते रहेंगे मौलाना साहब की, और मौलाना साहब की जमात फिर भी उनके साथ चल पड़ेगी। ये बड़ा मुश्किल काम है। ऑल्दो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात हुकूमत से तो दूर है, लेकिन उसकी कुर्बत कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इतनी नहीं है। इतनी नहीं है। ये बड़ी अच्छी आपने बात की, खास तौर पे गंडापुर साहब का आपने जिक्र किया। गरीदा फारूकी साहब, आपकी क्या राय है इस सारे मामले में? क्या ये जो दूरियां हैं दोनों जमातों में ये ख़त्म हो सकती हैं? दोनों जमातें मिल के हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम क्रिएट कर सकती हैं? ईद के बाद की सियासी सूरत हाल मैं समझती हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। ख़ास तौर पे अपोजिशन कोई बहुत बड़ा दमादम मस्त कलंदर करने से अपोजिशन फ़िलहाल मुझे तो कासिर नज़र आती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अपोजिशन का एक कट हो सका? वो नहीं हो सका। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा सिमिलर बैटल ग्राउंड है, सिमिलर पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है बिटवीन PTI एंड JUIFA। सो जब तक मौलाना फजलुर रहमान बाज़ाब्ता तौर पे ऑन बोर्ड नहीं होते, अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनते, तब तक मुझे कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये बहुत बड़ा, दैट्स अ वेरी बिग इफ़। मैं नहीं समझती कि मौलाना फजलुर रहमान किसी भी तौर पे अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगे या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ किसी भी ग्रैंड अलायंस को ज्वाइन करेंगे। PTI सोलो फ्लाइट बहुत दफ़ा कर चुकी है अपोजिशन की, 2014 से लेके 2011 से लेके मुसलसल वो सोलो फ्लाइट की आदी रही है। सियासत में सोलो फ्लाइट उनकी कभी भी कामयाब नहीं रही। और अब जबकि इमरान खान जेल में हैं, जबकि इमरान खान एक तरह से माइनस हैं सियासत में से, ख़त्मशुद हैं सियासत में से, सो उनकी एब्सेंस के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक हेडलेस चिकन के तौर पे ऑपरेट कर रही है। पंजाब की क़यादत उनकी बिल्कुल गायब है। खैबर पख्तूनख्वा क्या अली अमीन गंडापुर एक बार फिर विफाक पे चढ़ाई करना अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं अफोर्ड कर सकते। सो ऐसी कोई सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही। तो अपोजिशन इसी तनख्वाह पे जो है वो काम करती रहेगी, हुकूमत के लिए कोई ख़तरा मौजूद नहीं होगा। अच्छा, फिलहाल आपको लग रहा है कोई ख़तरा नहीं है। और अब PTI के बारे में दोबारा आपने फरमाया कि आपको उनकी सियासत फ़िलहाल ख़त्म शुद लग रही है, लेकिन अब मेरे चारों जो पैनलिस्ट इस सवाल के जवाब में एक ही बात कह रहे थे कि फ़िलहाल दोनों जमातें JUIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है फ़िलहाल उन्हें नहीं लग रहा कि आपस में जो ब्रिजेज़ हैं वो ख़त्म होंगे। तो मुबशर लुकमान साहब, आपसे मैं अगर इसी सवाल को थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से पूछूं कि आपको भी नहीं लगता कि स्टेज जो है वो आपस में शेयर हो सकता है? JUIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपस में एक ही जलसा, आपने तो खुद 2014 का धरना भी कवर किया था PTI का, अब आपको लगता है ये दोनों जमातें मिल के भी कोई शो कर सकती हैं? देखें जी, मौलाना और इमरान जो हैं वो एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। PTI जो है वो मौलाना को ट्रस्ट नहीं करती और मौलाना जो है वो उनको किसी भी तरह पसंद नहीं करते हैं।
अच्छा। और यकीन माने कि मौलाना की सीट पे क्या हुआ, वो तो कहते धांधली हुई, तो उस पर कौन जीता? अली अमीन गंडापुर। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर की कुर्बानी दे देगी? नहीं देगी। फिर बलूचिस्तान में मौलाना का मुखालिफ कौन है? महमूद खान अचकज़ई। वो किसके साथ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो क्या तहरीक इंसाफ वहाँ पे अचकज़ई की कुर्बानी दे देगी? वो भी नहीं। तो मौलाना प्ले आउट कर रहे हैं ताकि तहरीक इंसाफ का जो हेट्रेड का वोट है वो सॉफ्ट, उसमें डेवलप हो जाए, किसी टोन्स उसकी सॉफ्ट हो जाए मौलाना के लिए, और वो दोबारा KPK में अपनी कोई भी जो पोजीशन है उसको रीगेन कर सके। PTI चाह रही है कि उनकी स्ट्रीट पावर जो है उसको इस्तेमाल कर सके। तो दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये भाई भाई का कोई नारा लगेगा। अच्छा, कोई भाई भाई का नारा नहीं लगता। इसार राना साहब, आपसे भी यही सवाल सर, बड़े आपस में फासले बहुत ज़्यादा हैं दोनों जमातों में, और आग और पानी का मिलाप लगता है दोनों जमातों में। हो पाएगा आपके ख्याल में? अच्छा खान साहब, देखें मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो हम एक नई करण अर्जुन की जोड़ी बनाने जा रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता ये फिल्म चल सकती है। ये कास्ट ही नहीं मुकम्मल होगी तो आप वो फिल्म कहाँ से चलनी है। मुझे तो ये लग रहा है कि मौलाना साहब तहरीक से पहले ही कहीं तहरीक के वटवुटा ना ले, काबीना में ना चले जाएं, को उन्हें कुछ और ना हो जाए। वो अभी हुकूमत से उनके दिल में जो मोहब्बत है वो ज़रा नज़र आनी शुरू हो गई है। तो अच्छा। वैसे भी इमरान खान के साथ खड़ा होना, वो जो मौलाना कहते थे ना कि मैं ज़मीन गर्म कर दूंगा, तो इमरान खान गर्म ज़मीन पे खड़े हुए, तो मौलाना को क्या ज़रूरत पड़ी है कि इमरान के साथ उस गर्म ज़मीन के ऊपर खड़े हों? वो उन्हें क्या ऐसी पड़ी है? वो अपने इस सारे सिस्टम के सब मेजर मज़ेदार बेनिफिशरी हैं। वो जब चाहे हुकूमत से कुछ बनवा लें, जब चाहे इस्टेब्लिशमेंट से बनवा लें, जब चाहे इवन PTI से बनवा लें। तो वो एक अपने आप को इमरान खान के खाते में डाल के अपने सारे दरवाजे क्यों बंद करेंगे? वो वैसे भी मौलाना जो हैं वो एक सियासतदान है, वो कोई चे गवेरा तो नहीं है कि वो इनकलाब के नाम पे इमरान के साथ निकल खड़े होंगे और पाबजूला चलना शुरू हो जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये जो आग के हवाले से बात की कि गर्म ज़मीन के ऊपर खड़े हैं। मलिक साहब, माजी तो बड़ा ख़राब है जी दोनों जमातों के दरमियान, अगर उठा के देखें बड़े तुंदो तेज़ किस्म के बयानात एक दूसरे के खिलाफ दिए हुए हैं। अब लगता है ये स्टेज शेयर कर पाएंगे आपस में? देखिए, सियासत में तो कुछ भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी और PMLN में बड़ी दूरियां थी, दोनों इकट्ठी जमातें हो गई, हुकूमत साजी में भी आ गई, इसलिए किसी चीज़ को 100% तो आप जो है वो नहीं कह सकते कि वो नहीं हो सकता। लेकिन जो मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन जो एक ट्रस्ट का फुकदान है, मैं समझता हूँ ये बड़ा मुश्किल है कि दोनों जमातें मिलकर कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतिजाजी तहरीक चला सकें या कोई मुतहदा अपोजिशन का अलाइंस बन के हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भरपूर जो है वो मुज़ामत कर सके। अभी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आप देख लीजिए कि जिस तरीके से JUI ने अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि उन्होंने मशवरा तक नहीं किया कि उन्होंने करना क्या है। इससे पहले भी जितने फ़ैसले किए PTI ने, अगरचे वो डायलॉग अपोजिशन जमातों के साथ कर रही थी, लेकिन किसी अपोजिशन के बंदे को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। तो मैं नहीं समझता कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त PTI पर एतबार करने को तैयार हैं और PTI की इस बात को मानने को तैयार हैं कि वो सड़कों पर अपने कारकुनों को लेकर आएँ और हुकूमत को जो है वो गिरा दें। तो मेरे ख्याल में बड़ा चैलेंज अपोजिशन के लिए ये है कि वो अपनी जो उनके साथ देने वाली जमातें हैं, उनके साथ जो उनके साथ अदम ट्रस्ट है जो उनका, उसको कैसे कम कर पाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे पास अब ना तकरीबन 7 एनालिस्ट हो चुके हैं जो नहीं समझते कि ऑपोजिशन की जानिब से ईद के बाद कोई बड़ा शो हो सकेगा। समीना पाशा साहिबा, आप जाहिर बात है इस सारी चीज़ को बड़ी गहराई से कवर करती हैं बतौर जर्नलिस्ट, आपको लगता है ये नामुमकिनात जो है वो मुमकिनात में तब्दील हो सकती है? अच्छा, ये अगेन बड़ा एक ट्रिकी सा मामला है, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं वो अभी तक हम यही देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से कि वो बड़ा दो कश्तियों के मुसाफिर लग रहे हैं। वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो हुकूमत पर तनकीद भी करते हैं, फिर उनके साथ जाके हर मामले पर मुलाकातें भी करते हैं, उनके साथ 26वीं तरमीम भी पास करते हैं, उसमें वोट भी देते हैं, कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करते हैं। तो वो बाहर तनकीद भी करते हैं, अंदर उनको सपोर्ट भी फ्राहम कर देते हैं। तो इधर PTI के साथ वो मिलते मिलाते भी हैं, उन्हें भी यकीन दहानी कराते हैं कि हम आपके साथ हैं। अभी तक वो क्लियर नहीं है अपनी थॉट्स में कि वो एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके इस फैसले के ऊपर तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन मौलाना का जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो यही बताता है कि वो सिचुएशन देख कर, इशारों के ऊपर, हालात को देख कर फिर ही शायद कोई फ़ैसला करते हैं।
देखते हैं आने वाले दिनों में क्या है, लेकिन तल्ख एक माजी रहा है, उसको ख़त्म करने में अगर यहाँ तक भी पहुँचे हैं तो बड़ी बात है, लेकिन आगे अभी इससे आगे एक कंटेनर पर होना ये काफ़ी बड़ा फ़ैसला है। और मेरा ख्याल है कि मौलाना, मुझे नज़र नहीं आता कि वो कुछ डिसाइड इस बारे में कर सकेंगे। हो सकता है वो यही कोशिश रखें कि दोनों तरफ को लेके चलते रहें। दो कश्तियों के सवार आपने जो पहले इसके ऊपर कमेंट किया, गरीदा फारूकी साहिबा, आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा कि मौलाना साहब जो है वो किसी एक कश्ती में चले जाएं, बल्कि अगर मैं इस तरह कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कश्ती में चले जाएं? मौलाना इमरान भाई ये तो खैर बहुत दूर की सुझाई, बहुत दूर की खबर है ये। इसमें हनूज़ दिल्ली दूरस्त कहा जा सकता है। ताहिरुल कादरी को पहले कज़न बनाया था, लेकिन सियासी कज़न का अंजाम क्या हुआ वो भी आप सब ने देख लिया। और कज़न जो हैं वो बीच चौराहे छोड़ के इमरान खान को जो है वो भाग गए थे। सिर्फ बातें हैं, सिर्फ ख़बरें हैं, सिर्फ बयानात हैं, अमली तौर पे कोई इकदामात फ़िलहाल पीटीआई की तरफ से नहीं है। सो मैं समझती हूँ कि कम अज़ कम ये हमें होता हुआ नज़र नहीं आएगा कि मौलाना और इमरान खान या जेयूआईफे और पीटीआई एक स्टेज पे इकट्ठे हों और उस स्टेज से हुकूमत के ख़ात्मे के नारे लग रहे हों। ठीक, अब मैं जो अगला सवाल करने जा रहा हूँ ये मतलब ईद के ऊपर मेरे ख्याल में सबसे फेवरेट सवाल था, जो जिस महफिल में भी गए वहाँ पे ये पूछा गया, कम से कम मुझसे तो ये ज़रूर पूछा गया, और वो ये है कि जी इमरान खान साहब फ़िलहाल तो जेल में सज़ा काट रहे हैं 190 मिलियन पाउंड वाले केस में, लेकिन आप इमरान खान साहब को बाहर आता हुआ कब देख रहे हैं? सबसे पहले मेरे ख्याल में शामी साहब अगर इसका जवाब देना चाहें। देखिए, अब उनके मुकदमात जो हैं उनकी समाअत हो रही है, आला अदालतों में भी अपीलें शुरू होंगी और किसी भी वक्त उनको रिलीफ मिल सकता है, कहीं भी ज़मानत हो सकती है या उनकी सज़ा मुअत्तल हो सकती है। तो हमें कोशिश तो यही है उनकी और उनके हामियों की कि वो जल्द बाहर आ जाएं, और तवक्को करनी चाहिए कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो तेज़ी से हरकत में आए और उनकी सुनवाई हो और उनको रिहाई नसीब हो। एक ईद उन्होंने जेल में मना ली है, दूसरी ईद भी अब जेल में गुज़र रही है, तो खुदा करे कि सूरत हाल बेहतर हो जाए और उनकी ईद जो है बाहर पाकिस्तान जेल से बाहर गुज़रे। हम इसके लिए यानी उम्मीद का इज़हार ही कर सकते हैं, उनको ईद मुबारक भी पेश कर सकते हैं। हाँ, ये तो है, आपकी मेरे ख्याल में ईद मुबारक पहुंच भी जाएगी उन तक। मुबश्शिर लुकमान साहब, आपकी क्या राय? सर खान साहब को बड़ा कवर किया आपने, बड़ा पुराना आप उनका जो है वो तमाम जो पूरी तहरीक है आपने उसको कवर किया, क्या देख रहे हैं? किस्मत बदलेगी इमरान खान साहब की? कब तक रिहा होंगे? देखिए, मेरे हिसाब से तो इमरान खान को नवंबर में जेल से बाहर होना चाहिए था अगर वो सही बिहेव करते, और ख़ास तौर पे अगर बुशरा बेगम जो है वो उसको न फंसवा देती। एक सियासी वो असीर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अपने गुनाहों के भी असीर हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें डील नहीं हो सकती या जिसमें कोई रास्ता ना निकले, कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होता पॉलिटिक्स में। लेकिन उसके लिए अब इमरान खान को ये बताना है कि वो क्या देंगे ऑन द टेबल। ये तो नहीं है ना कि वन साइडेड सिर्फ हुकूमत उनको देती रहे कि जी वो उनको रिहाई भी दे दे, मुकदमे भी ख़त्म कर दे, दोबारा हुकूमत भी उनकी गोद में डाल दे। तो इमरान खान इन रिटर्न क्या देंगे इस हुकूमत को? तो जब तक इमरान खान कुछ ऑफ़र नहीं करेंगे इन रिटर्न, तब तक तो उनकी रिहाई मुश्किल है। लेकिन अगर वो करना शुरू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो यकीन दहानी करा लेते हैं, क्योंकि अभी तो उनका ट्रस्ट डेफिसिट है, कोई उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो किसी भी तरीके से यकीन दहानी करा लेते हैं तो फिर वाई नॉट। ये तो नहीं मैं कह सकता कि अगली ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, लेकिन यह है कि आसानियाँ ज़रूर हो सकती है। नवाज़ शरीफ साहब की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है कि जब वो अंदर गए हैं एक से ज़्यादा दफ़ा, तो हमने सब ने अपने का कलम तोड़ देंगे कि अगर नवाज़ शरीफ अब बाहर आ गए तो, या वो ना सिर्फ बाहर गए बल्कि बाहर से वापस आए, फिर हुकूमत में भी आ गए, हुक्मरान भी बने। तो दिस इज़ द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। पॉलिटिक्स जो है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बट फॉर दैट ही हैज़ टू सीरियसली गेट डाउन एंड वर्क। मुनीब साहब यही सवाल आपसे भी करना चाहूँगा। जाहिर बात है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग लोगों को पता होना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जो है बिला वजह हाइप दी जाती है, बस ये हफ्ते बाद आ रहे हैं, 10 दिन बाद आ रहे हैं, 15 दिन बाद आ रहे हैं।
आपको रियलिस्टिकली स्पीकिंग क्या लग रहा है, खान साहब कब तक बाहर आएंगे? देखिए, इमरान खान साहब को जेल से बाहर आना उनके लिए एक बहुत बड़ा एक इस वक्त मुहिम्मा बना हुआ है, क्योंकि उनके जेल से बाहर आने का ताल्लुक बहुत सी और चीज़ों से है, बहुत सी और सिचुएशन से है, जो कि इतना आसान नहीं होगा। लिहाजा मुझे लगता है कि एक ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें इमरान खान साहब के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ ताल्लुकात, जो एक बैड ब्लड क्रिएट हुआ है उससे इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। और इस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आता कि इमरान खान साहब कोई फौरी तौर पर बाहर आ रहे हैं, बल्कि जो इंडिकेशन है वो तो ये है कि इमरान खान साहब को GHQ हमला केस या जना हाउस हमला केस के अंदर सज़ा हो सकती है। तो फौरी तौर पर तो इमरान खान साहब की रिहाई का कोई चांस नहीं है। मुझे यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये खुसूसी प्रोग्राम आप इस वक्त देख रहे हैं। मौजूदा हालात हाज़रा के हवाले से हमारे सवालात अपने पैनलिस्ट के सामने हम रख रहे हैं। अगले सवाल की जाने पड़ते हैं। ईद से पहले शेरज़ बरवत साहब ने कहा कि जनाब ईद के बाद एक फॉरवर्ड ब्लॉक उन्हें बनता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। जाहिर बात है ये तो वक्त बताएगा कि बनता है कि नहीं बनता, लेकिन ओवरऑल अगर पार्टी की परफॉर्मेंस के ऊपर हम देखें तो बहुत सी लेग पुलिंग है, आपस में मुख्तलिफ धड़े बने हुए हैं। सोशल मीडिया जो है वो उसका एक अपना प्रेशर है पार्टी के ऊपर। पार्टी को वकला ने लीड करना है या सियासतदानों ने लीड करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में इन तमाम मामलों को किस तरह हैंडल कर सकती है? मेरा अगला सवाल जो है वो ये होगा। रऊफ क्लासरा साहब, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। इस पे काबू पा सकते थे इमरान खान साहब खुद, लेकिन बदकिस्मती से उनके हामियों को बात पसंद नहीं है जो मैं कहने वाला हूँ। इमरान खान साहब की वजह से ही पार्टी के अंदर लड़ाई चल रही है। अब आप पूछेंगे जनाब ये क्या नई बात कह दी आपने ये क्या नया शोशा छोड़ दिया? सवाल ये है कि जब आपने आप जेल में हैं, मुश्किल में हैं, वी ऑल प्रे फॉर यू कि आप बह रहे हैं, आपकी मुश्किलात अल्लाह आसान करे, आमीन। लेकिन वो कहते हैं ना कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण का शौक भी सी। आपने जब अपना पार्टी का एक चेयरमैन बना दिया बैरिस्टर गोहर, आपने सेक्रेटरी जनरल पहले उमर अयूब साहब थे, फिर आपने सलमान अकरम राजा थे, आप इनको चलाने क्यों नहीं देते? अब चलाने देना इनको, पार्टी इनको डिसिप्लिन की पावर जी इनको दें। आप क्या करते हैं, इन दोनों को आगे कर देते हैं, पीछे बैठ कर रोज़ाना बयान देते हैं, 600 बंदा आपसे मिलता है, हर बंदे को आप मुख्तलिफ लाइन देते हैं। आपने उस सलमान अकरम राजा की और बैरिस्टर गोहर या उमर अयूब को न्यूट्रलाइज कर दिया है। आपको खतरा है वो पार्टी में बड़े ना बन जाए। जब आप खुद बैठ के जेल से पार्टी चलाएंगे और हर बंदे से मिलेंगे और हर बंदा नया हमें नौटंकी बताएगा तो फिर तो लड़ाइयाँ होंगी, फड्डे होंगे। सो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि खान साहब ने पार्टी को अगर डिसिप्लिन में लाना है, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गोहर, इनसे सियासी मामलात के लिए मिला करें और इनको बताया करें जनाब कि इमरान खान साहब क्या चाहिए। ये 3 लोग जो हैं ये अथराइज होने चाहिए, मेरा ख्याल है, मैं भी रॉन्ग। फिर आप अलीमा खान साहबा से मिलते हैं, अलीमा खान साहब अलहदा सियासी गुफ्तगू करती हैं, जिसकी वजह से पार्टी में और रोज़ वो आते जाते वो 2-4 चपेड़े ज़बानी आते जाते वो उनको पार्टी के अंदर लोगों को मारती हैं। लोग चुप रहते हैं कि इमरान खान की बहन है, वो हर एक को वो सुनाती हैं, 2-4 को किसी को सख्त बातें भी कह देती हैं। फिर बुशरा साहबा हैं, उन्होंने आप तो सुना होगा, उन्होंने तो एक पार्टी मीटिंग में ये 26 नवंबर के बाद गालियाँ भी दी थी सलमान अकरम राजा को, हामिद रजा साहब को, और भी 2-4 लोग थे, अच्छी खासी गालियाँ दी थी उनको। तो जब आपकी फैमिली के लोग, आपकी बहन और आपकी बेगम साहब भी गालियाँ देंगी, वो रोज़ाना खड़े होकर TV कैमरों के सामने उनके ऐसी तैसे भी कर देंगी, बाकी आपके वकील मिलते हैं आपसे, वो भी सियासी गुफ्तगू करेंगे, फिर आपकी पार्टी में दंगल लगेगा। तो फिर आपको शिकायत किस बात की है? मज़े करें। खान साहब आज कह दें कि जनाब कि मैं जो बात करूँगा वो सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब के ज़रिए करूँगा सियासी गुफ्तगू। वकीलों को मना कर दें कि आपने सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, केसेस पे गुफ्तगू करें, आपकी पार्टी आज ठीक हो जाएगी। नसरुल्लाह मलिक साहब, हमने माजी में भी देखा है कि इनकी सोशल मीडिया का जो खास तौर पे वो अकाउंट्स जो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, उनके प्रेशर की वजह से भी पार्टी बड़ी मुश्किल सूरत हाल के अंदर फंसती है। बल्कि मैं ईद से पहले देख रहा था कि सलमान अकरम राजा साहब को बड़ी डिफेंसिव के ऊपर जाना पड़ा, खास तौर पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से वो जो कमिटमेंट कर ली गई, जी ठीक है अडियाला जेल के बाहर जो है कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, और उसके बाद एक बिल्कुल एक तूफान आया जिसमें सलमान अकरम राजा साहब को जिसने घेर के रख लिया। तो ये जो भी पार्टी के अंदर एक इंतशार और लड़ाई झगड़े की जो एक सूरत हाल नज़र आ रही है, किस तरह इसको ठीक किया जा सकता है पार्टी के अंदर? मैं समझता हूँ इमरान खान साहब में ये आप समझ लीजिए कि वो ये चाहते हैं कि ये लड़ाई भी होती रहे, उससे क्योंकि अपने आप को लीडरशिप के ऊपर एक ऐसा साबित करना चाहते हैं कि उनके अलावा पार्टी में किसी की कोई हैसियत ना हो।
ये जितनी लड़ाइयाँ आपको नज़र आती हैं, अगरचे इतराज़ात भी बाज़ लोगों के हैं कि ठीक है जी कोई प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, कोई इस किस्म की लड़ाई नहीं चाहता जो इमरान खान साहब या उनके चंद लोग जो उनके इर्द गिर्द हैं वो चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी अरसे के दौरान एक लीडरशिप आगे आती है तो उसको पीछे कर दिया जाता है। हत्ता कि जो इमरान खान साहब जेल में भी KPK के वज़ीर आला जो हैं अली अमीर गंडापुर साहब के हवाले से, बाकी लीडरशिप के हवाले से जो रिमार्क्स दे देते हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी गैर संजीदगी पाई जाती है PTI की लीडरशिप के अंदर। तो मेरा ख्याल है PTI के अंदर तो एक नहीं कई दर्जनों ग्रोह बने हुए हैं, हर कोई अपने अपने आप को लीडर बनाना चाहता है, हर कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ बगावत करना चाहता है, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने कभी कोशिश ही नहीं की कि ये पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो कम हो सकें। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कहा कि अगर ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इमरान खान साहब की अपनी वजह से हो रहा है। समीना पाशा साहब, आपकी क्या राय है इस सारे मामले में? जाहिर बात है PTI को बड़े करीब से आपने भी ऑब्जर्व किया है बतौर एक जर्नलिस्ट। ये जो भी लड़ाई झगड़ा है, ये पार्टी का इससे नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, किस तरह रोका जा सकता है इसे? देखिए, सिर्फ तहरीक इंसाफ ही क्या, हर जमात में ही हमेशा इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, तो ज़ाहिर है उस वजह से PTI में भी है। PTI में इस वक्त ज़रा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ऊपर जो एक फ़ैसला साज है, जो सरबराह है, वो आपका डायरेक्टली हर एक के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, बल्कि बहुत ही महदूद लोगों के साथ कम्युनिकेशन में है। तो ज़ाहिर है ऐसी सूरत हाल में तो ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके इख्तलाफात भी होते हैं, तो वो हमें नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन क्या ये ऐसे ही रहेगा? अगेन वही डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब अगर बाहर आते हैं तो क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि फिर मुमकिन है कि बहुत से पुराने रहनुमाओं की वापसी भी हो। ये भी मुमकिन है कि कुछ चेहरे जो आज हमें लाइमलाइट में नज़र आ रहे हैं वो थोड़ा पीछे हों। तो ये एक चैलेंज तो है PTI के लिए, और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी जो हमें इमरान खान साहब की रिहाई जब भी होगी तो उसके बाद शायद नज़र आए। लेकिन ये कहना कि इसमें जो आपस के लोग हैं, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हर पार्टी में ही हम देखते हैं, जब PMLN पे भी एक क्राइसिस का दौर चल रहा था तो उस वक्त भी पार्टी में दो ग्रुप्स थे, एक मफाहमती ग्रुप था और एक मज़ाहमत की सियासत में बिलीव करने वाले लोग थे। तो ये हर पार्टी में ही होते हैं, इसमें भी हैं। कुछ एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, कुछ लोगों का ख्याल होता है कि बातचीत से मसला हल हो, तो ये साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। लेकिन PTI में फिर आपको एग्रेसिव अप्रोच ज़्यादा डोमिनेट करती इसलिए नज़र आती है क्योंकि इमरान खान साहब का माइंडसेट जो है वो भी एग्रेसिव आपको नज़र आता है, यानी कि वो भी हमेशा आपको तेज़ फैसले करते हुए हार्ड लाइनर फैसलों के साथ खड़े ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इसी तरह की चीज़ है कि इमरान खान साहब अल्टीमेट PTI हैं, उनका फैसला प्रिवेल करता है, तो ये अभी चलेगा, ख़ास तौर पर जब तक खान साहब कैद में। जब तक खान साहब कैद में है। मुबशर लुकमान साहब, मेरे ख्याल में मेरे तमाम पैनलिस्ट में आपने खान साहब को या PTI को सबसे पुराना कवर किया है, ख़ास तौर पे 2011 के बाद से जब उनकी राइज हुई थी। अब लड़ाई झगड़ा तो हमेशा से ही रहा है PTI के अंदर, चाहे वो फौजिया कसूरी का मामला हो या जहांगीर तरीन साहब हों, असद उमर साहब हों, वो तमाम अदवार के अंदर ये लड़ाई झगड़े हमने देखे हैं। लेकिन अब लग रहा है इस तरह के कुछ ज़्यादा हो चुका है। ये लड़ाई झगड़ा अब ख़त्म किया जा सकता है आपकी नज़र में? देखिए, तहरीक इंसाफ ग्रो कर गई है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है तादाद में, सिंपथी में, मेच्योर नहीं हुई है एज अ पार्टी, और वो मेच्योरिटी मिसिंग है इस पार्टी में। और अभी इसके ऊपर जो अरबाब इख्तियार हैं, ख़ास तौर पे आप समझें कि अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान, ये दोनों तो चाहते हैं कि इमरान खान जेल में गलते सड़ते रहें, क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं आते, इन दोनों की रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, इन दोनों की स्टेटमेंट्स भी चलती हैं, ये लीडरशिप का एक मकाम भी अपने लिए बना रहे हैं। तो ये सारे के सारे तहरीक इंसाफ के जो पैराशूटर लीडरशिप है, ये तो ख़त्म हो जाएगी अगर इमरान खान को रिहाई हो गई। तो खुद तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है वो चाहती ही नहीं कि इमरान खान किसी भी तरीके से बाहर आए, और खुद इमरान खान की बहनें नहीं चाहती कि वो बाहर आए, क्योंकि वो बहुत फ़ायदे उठा रही हैं बाहर। इसार राना साहब, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगा। आपको लगता है कि ये जिस तरह मुबशर साहब कह रहे थे कि डिलिबरेटली ये सब कुछ हो रहा है, कि डिलिबरेटली वो चाहते हैं कि जनाब खान साहब जो है बाहर ना आएँ, और इसकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा, अंदरूनी लड़ाइयाँ जो हैं वो चलती जा रही हैं, इन पर किसी तरह काबू पाया जा सकता है आपकी नज़र में? जी खान साहब, आप ज़रा बात को समझिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में बच्चे हों बहुत सारे, और उनका अबू जो है वो घर से कहीं बाहर चला जाए, तो बच्चे फिर आपस में एक दूसरे को कौन ये मारेगा, कोई उसकी अब किताब छीन लेगा, कोई कहीं बैठ जाएगा, क्योंकि उनके पास ऐसा उस तरह की क़यादत नहीं है। जो क़यादत हो सकती थी वो बड़े तरीके से या तो तौबा तायब करके और वो घर बैठ गए, कुछ बाहर इधर उधर भाग गए। तो ये एक बड़ी कामयाबी है
ताकतवरों की कि उन्होंने एक बड़े अच्छे अंदाज में पीटीआई की वो लीडरशिप ख़त्म कर दी जो पीटीआई को लेके चल सकती थी। हाँ, ये बात मेरी याद रखें कि ये पूरा कुछ तोड़ दें, फोड़ दें, पीटीआई को फीती फीती कर दें। इमरान खान ने जिस दिन बाहर निकला ना, अगले 5 मिनट में पीटीआई अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पीटीआई इमरान खान और अवाम का नाम है। ये जो बीच में शाबिल वाजे है ना, इनकी बस इतनी है कि ये जो इंटरवल आया हुआ है उसमें लोगों को एंटरटेन कर सके, बस दैट्स इट, और इससे कुछ नहीं ज़्यादा। अच्छा, ये इंटरवल वाली बात इंटरेस्टिंग आपने की और कहा कि जब तक जिस दिन खान साहब बाहर आएंगे 5 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। गरिया फारूकी साहिबा, ये लड़ाई झगड़ा, ये फसाद जो पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ एक बयानबाजी चल रही है, किस तरह काबू पाया जा सकता है इस लड़ाई पे? आपके इस सवाल से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी, क्योंकि इमरान खान जब जेल में नहीं भी थे, जब हुकूमत में थे, जब वज़ीर आज़म थे, तब भी उनकी पार्टी के अंदर इसी तरह की लड़ाइयाँ होती थी। पंजाब में लड़ाइयाँ चल रही थी, उस्मान बुज़दार के साथ चौधरी परवेज़ इलाही की लड़ाई थी, इन दोनों के साथ चौधरी सरवर की लड़ाई थी, इन सब के साथ अलीम खान की लड़ाई थी। मरकज़ में मुख्तलिफ़ शख्सियात एक दूसरे की टांगें खींच रही थी। जहांगीर तरीन का अलग ग्रुप था, शाह महमूद कुरैशी का अलग ग्रुप था, बाकी एक फैसल जावेद का एक अलग ग्रुप था। तो ये लड़ाइयाँ, ये जो अंदरूनी डिविजन्स हैं, जो इंटरनल शिज़म है पीटीआई के अंदर, ये तो हमेशा से मौजूद थी। इसका इमरान खान के जेल में होने, जेल से बाहर होने से कोई फ़र्क नहीं था, कोई कायदा, कोई ज़ाब्ता नहीं था। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की क्यारी में लगने वाली पनीरी थी। इमरान खान साहब आए, अचानक आए पाकिस्तान की सियासत में, अचानक तो खैर नहीं आए, एक तवील अरसे से मौजूद थे, लेकिन जो उनका उरूज था अचानक हुआ 2011 से, जब इस्टेब्लिशमेंट ने उनको अपने कंधों पर बिठाया, उनको अपना मंजूर नज़र बनाया, और पहला ही उनका जो फोकस था, पहला ही टारगेट, जो पहले ही बॉल आपने करवाई, उस पर आपका ये टारगेट था कि जी आपने छक्का मारना है, पहली बॉल पे आपने बैट्समैन को आउट कर देना है। तो इस तरह तो आप नहीं बनते ना आप एक बड़े क्रिकेटर बनते हैं, ना आप एक बड़े सियासतदान बनते हैं। और नशोनुमा इनकी हो नहीं सकी, क्योंकि एक ही तरस का इनको पानी मिल रहा था, एक ही तरस की इनको खाद मिल रही थी, फौजी खाद मिल रही थी इनको। सो उस वक्त लड़ाइयाँ इनकी मौजूद थी। तो मैं नहीं समझते कि इमरान खान जेल से आज बाहर आ भी जाएं तो इनकी पार्टी में लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, आपको हो सकता है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं तो जो इनकी वकीलों की लीडरशिप है वो बैकफुट पे चली जाए और फ्रंट पे दोबारा से पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाए, लेकिन उनकी खींचातानी, उनकी लेग पुलिंग वो उसी तरह से बरकरार रहेगी जैसे पहले हम देखते रहे हैं। ग्रुपिंग, लॉबिंग, इमरान खान के करीब होना, अपने सियासी मफादात। केपी में आज भी आप देखें, केपी में हुकूमत है, वहाँ पर भी ग्रुपिंग है, वहाँ पर भी लॉबिंग है। एक ग्रुप दूसरे की टांगें खींच रहा है, दूसरा तीसरे की टांगें खींच रहा है। तो ये सूरत हाल इसका इमरान खान के जेल में होने, जेल से बाहर होने से फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। लेकिन हमारा नाज़रीन, ये प्रोग्राम का पहला हिस्सा था जो अभी आपने देखा है। कल इसका दूसरा हिस्सा नशर किया जाएगा और चंद सवालात जो हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये खबर आ रही है कि जनाब वहाँ पे कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, क्या वो बनेगा या नहीं। नवाज शरीफ साहब की खामोशी, उन्हें एक कौमी विरसे का जो है वो पैटर्न इन चीफ बना दिया गया, तारीखी विरसे का। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, अली अमीन गंडापुर साहब, इनकी परफॉर्मेंस को कितने मार्क्स दिए जा सकते हैं, ये तमाम सवाल जो है अपने पैनलिस्ट के सामने हम कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे। ये पैनल हमारे साथ ही मौजूद है। कल का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।